देश के 8 राज्यों में आज थमेगा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक होगा प्रचार। 1 जून को 8 राज्यों के 57 सीटों पर होगा मतदान। प्रधानमंत्री मोदी का कन्याकुमारी का दौरा। देवी अम्मन मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। 1 जून तक विवेकानंद शिला पर करेंगे ध्यान। सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका। कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। 1 जून को होगी मामले में अगली सुनवाई। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की आपातकालीन बैठक। आतिशी और सौरभ समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में जल संकट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। लखनऊ में 100 इलाकों में बिजली कटौती से हाहाकार। सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में 80 साल के बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल। रोज आ रही 5000 शिकायतें। केरल में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। राजधानी में हीट स्ट्रोक से पहली मौत। बीमार शख्स को 107 डिग्री बुखार था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वन विभाग की बड़ी वन विभाग को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नदी के सिल्ट हटाने की जिम्मेदारी मिली है। कुकरेल नदी के वन क्षेत्र में सफाई जिम्मेदारी की बात सामने आई है। पूरी नदी की डिसिल्टिंग के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। तो वन विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की आम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, 32.39 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। डिसिल्टिंग के लिए 32 करोड़ से ज्यादा का बजट सामने आया है। वन क्षेत्र के हिस्से में नदी के बीच में आ रहे पेड़, सिंचाई विभाग को इन्हें हटाने के लिए लेनी होगी अनुमति। वन विभाग खुद करेगा डिसिल्टिंग, तो काम होगा आसान। संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके। संदीप, वन विभाग को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कुकरेल को पूरी तरीके से साबरमती के तर्ज पर जो है बनाया जा रहा है, और उसी तर्ज की अगर बात करते हैं तो यहाँ की डिसाल्टिंग के काम जो है, जिम्मेदारियां जो है वो अलग अलग बांटी गई हैं। वन विभाग को जहाँ पे वन क्षेत्र के पेड़ पौधे अधिक हैं तो वहाँ पे वन विभाग इसकी पूरी फील्ड की सफाई करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ जो दायरा जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आएगा वो सिंचाई विभाग करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर लखनऊ नगर निगम का भी काम रहेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो काम है वो कई हिस्सों में बांटा जा चुका है, यानी कि फील्ड की सफाई का जो काम है वो कई विभाग जो है करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि वन विभाग अगर जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वहां पर वन विभाग ही फील्ड की सफाई पूरी करेगा, और इसके साथ अगर सिंचाई विभाग को वन विभाग के क्षेत्र में अंतर्गत काम करना होगा तो उसे पेड़ हटाने के लिए उसे परमिशन लेनी होगी। परमिशन पाने के लिए सिंचाई विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण ये काम जो है वो सिंचाई विभाग ही करता नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। खाई में बस गिरने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, खाई में बस गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। अखनूर के जम्मू पुंछ में हुआ हादसा। 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा। खाई में बस गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। अखनूर के जम्मू पुंछ इलाके में ये पूरी घटना। 13 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 13 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। जम्मू में बड़ा हादसा। यूपी के हाथरस से जा रही थी बस। 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ, 10 लोगों की जान चली गई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर अखनूर के पुंछ में बड़ा हादसा, 13 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी के हाथरस से जम्मू जा रही थी बस, और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर सामने आई है। खाई में बस गिरने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से गहरी खाई में ये बस जा गिरी, जिससे बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और 10 लोगों की दर्दनाक मौत इस दुखद हादसे में हुई है। वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, खाई में बस गिरने से 10 लोगों की मौत, 13 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खाई में गिरी बस, 10 लोगों की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खाई में बस गिरने से 10 मौतें हो गई हैं, 13 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, खाई में बस गिरने से 10 की मौत, 13 लोग घायल हुए हैं। खाई में बस गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, 13 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां खाई में बस गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां लगातार भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिस अपना काम करते नजर आ रही है। क्षेत्र में काम को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले तेज तर्रार टीआई विपिन पांडे के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस की एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए भीषण गर्मी में नए नए उपाय करके जाम से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करती ही जा रही है। नजारा कमता चौराहे का है, जहां पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हेड कांस्टेबल विशेष गौरव अनोखे अंदाज में काम कर रहे हैं। वो टेम्पो के लिए है, ब्रेक कहाँ रख दियो, रखा है वो रखे। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपीएसएसएफ विशेष सुरक्षा बल के जवान की तैनाती होगी। जिला न्यायालय परिसर में भी जवान तैनात होंगे। पहले चरण में कानपुर नगर, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा और मथुरा में होगी जवानों की तैनाती। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, 5 जिला न्यायालय में जल्द तैनाती होगी। वर्तमान में मेट्रो एयरपोर्ट, जवाहर भवन, इंदिरा भवन, लोक भवन की सुरक्षा में तैनात। अगले चरण में अन्य कोर्ट परिसर में भी होगी तैनाती। शासन को भेजा था एसएसएफ के जवानों की तैनाती का प्रस्ताव। सीएम योगी के आदेश पर यूपीएसएसएफ का किया था गठन। कोर्ट परिसर में कई बड़ी घटनाओं को देखते हुए फैसला लेने की बात सामने आई है।
प्रयागराज से खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। केस की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट में फिर हुई सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें पूरी न होने के कारण कल भी सुनवाई जारी रहेगी। अहम खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई कल भी रहेगी जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें पूरी न होने के कारण कल भी सुनवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर ये बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में हुई सुनवाई, केस की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें, केस की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट से यह अहम खबर। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी बता दें कि ईदगाही वाले मामले में ईदगाही वाले मामले में सुनवाई हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना दलीलें पेश करते हुए ये कहा कि हमारी भी सुनी जाए और उनके जो मुस्लिम पक्ष के जो प्रस्ताव है उसे खारिज किया जाए। इसी को देखते हुए प्रस्ताव को रखा गया है। अब देखा जाता है 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाए, क्या होना है क्या नहीं होना है। जी बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बिजली विभाग की बढ़ रही समस्याएं। तापमान के चलते हीट हो रहे बड़े ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रयास लगातार जारी है। ट्रांसफार्मर को हीट से बचाने के भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर को हीट से बचाने के प्रयास भी लगातार किए जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। तो बड़े ट्रांसफार्मर भी लगातार हो रहे हीट और इन्हें लगातार ठंडा किए जाने के अलग अलग तरकीब भी अपनाई जा रही है। बिजली विभाग की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो लगातार बढ़ रही बिजली विभाग की समस्याएं, तापमान के चलते हीट हो रहे बड़े ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रयास लगातार जारी है। ट्रांसफार्मर को हीट से बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता दें, बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रयास लगातार जारी है। ट्रांसफार्मर को हीट से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाए जा रहे कूलर और पंखे, हमीरपुर से खबर, भीषण गर्मी में बिजली विभाग की अनोखी पहल सामने आई है। बिजली के पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मर में लगाए कूलर, गीले बोरों को लपेटकर पानी से सींचे जा रहे ट्रांसफार्मर। बिजली विभाग में लगे ट्रांसफार्मर हो रहे ओवरहीट से रोकने के लिए अनोखी कवायद की गई है। बढ़ते तापमान में इंसान समेत जानवर भी परेशान हो रहे हैं। अधिशासी अभियंता ने बिजली खपत कम करने की अपील की है। विद्युत वितरण खंड हमीरपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें,
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गीले बोरों को लपेटकर पानी से सींचे जा रहे ट्रांसफार्मर। अलग अलग जगहों पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की नई नई तरकीब अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। इस भीषण गर्मी में कहर ये कि खुद बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, तो बिजली के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए नई नई तरकीब हर जगह पर इस्तेमाल की जा रही है और कुछ ऐसी ही यहाँ पर भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि गीले बोरों को लगाया गया है ताकि जो टेम्परेचर है वो कुछ कम हो सके। बता दूं कि इस समय जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें जो अधिशासी अभियंता है हमीरपुर, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बिजली की जो खपत है वो 62% बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए ट्रांसफार्मरों का लोड अधिक होता जा रहा है। ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए इस समय लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं गीले बोरों को भी लपेट कर कहीं न कहीं ट्रांसफार्मर को जो हीट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। वहीं जो ट्रांसफार्मर है उनको कूलर लगाकर भी ठंडा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर अहम कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भीषण गर्मी में एक तरफ लोग परेशान नजर आ रहे हैं, बड़ी खबर बिजली के पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मर में कूलर लगाए जाने की बात सामने आई है। गीले बोरों को लपेटकर पानी से सींचे जा रहे ट्रांसफार्मर और बिजली विभाग में लगे ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो रहे हैं। और सीधा आपको गोजी लेकर चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए क्या कुछ कहने सुना देते हैं। करने आए हैं, बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी हुई और फिर कितनी हो गई? हो गई 10 किलो की चोरी। और हम तो कई बार कह चुके हैं, ये बोरी की चोरी बीजेपी वाले पार्ले बिस्किट पैकेट सीख के आए हैं। इन्होंने कभी बाजार में देखा होगा, बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था? बताओ, इतना बड़ा आता था कि नहीं आता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ बिस्किट पैकेट कितना छोटा हो गया? बताओ 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? ये लोग आ गए तो हो सकता है 1 बिस्किट वाला पैकेट मिले। मैं देख रहा हूं ये टैटू गैंग बिस्किट का पैकेट दिखा रहा है। अभी तो 5 का हुआ है, खोल के देखो कितने का है। अभी तो 5 का हुआ है, आने वाले समय में 1 का हो जाएगा। बताओ आपके गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया? और ये नौजवान हमारे जो मोटरसाइकिल खरीदते थे, पहले कितने की आती थी और आज कितने की आ रही है? 1 लाख हो गई कि नहीं हो गई? और याद कीजिए, जब चुनाव था 2022 का, तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? राशन में दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और बताओ आज क्या दे रहे हैं राशन में? राशन में भी कटौती हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए भरपेट भोजन हो जाए पूरे परिवार को। इसलिए राशन को बढ़ाने का काम करेंगे, गुणवत्ता अच्छा करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार में
पैकेट का आटा खरीद रहे हैं जो गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीब परिवार के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहाँ राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता ठीक करेंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा आपको आपके मोबाइल चलाने के काम आएगा और उससे जानकारी हासिल कर लोगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नौकरी ढूंढ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे और कोई जरूरत होगी, जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो बताओ हासिल कर लोगे जानकारी कि नहीं कर लोगे। इसलिए राशन के साथ साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आगे साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा समाजवादी साथियों ने लैपटॉप दिया था और जहां लैपटॉप मिला होगा जिन साथियों को, वो अभी भी अल्लाह होगा। और अगली खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं। इस बीच हमीरपुर से अहम जानकारी, भीषण गर्मी में बिजली विभाग की अनोखी पहल सामने आई है। तो इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग की अनोखी पहल, गीले बोरों को लपेटकर पानी से सींचे जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर जब भी ऑयल उसको ट्रांसलेट करके ठंडा करता है, क्योंकि वर्तमान में गर्मी विषय में एवं हमारी जो डिमांड है हमीरपुर की वो 42% अधिक हो गई। जितना नॉर्मल लोड होता था उससे हम 42% अधिक क्षमता पे हमारे ट्रांसफार्मर चल रहा है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कूलर लगाए गए ताकि इनका तेल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। ठंडा रहने से इनकी इफिशियंसी बढ़ती है, गर्म पे उसकी इफिशियंसी ट्रांसफार्मर कम हो जाती है, जिससे कभी भी हम विद्युत आपूर्ति में बाधित हो सकती है। इसलिए हमने जिले में जितने भी हमारे कस्बों के ट्रांसफार्मर है उन सब पे लगाए एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोड चल रहा है उसमें ट्रांसफार्मर ताकि वो ठंडे रह सके और अच्छे से काम कर सके। अगली खबर वाराणसी से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह पत्नी के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए बाबा का जलाभिषेक व आरती की। बता दें कि 7वें चरण के लिए वोटिंग आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले आज बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी की है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर पांडिचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी अपनी मां की बरसी के मौके पर रामलला के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और सारे प्रशासन का उन सभी की आभारी हूं जिनकी वजह से अयोध्या में राम मंदिर बना। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है, हर भारतीय का सौभाग्य है। जो राम में विश्वास करता है वो तो अपने जीवन में अयोध्या जरूर आएगा। क्या मैडम आपका? हाँ जी। में क्या? ये सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करने का इस तरीके का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का और सारे प्रशासन का, यूपी के प्रशासन का, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जी का और सारे प्रशासन का, सारे उन कर्मियों का जिनकी वजह से ये संभव हुआ। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है, हर भारतीय का सौभाग्य है। जो भी इसमें विश्वास करता है प्रभु राम में, वो तो ज़रूर आएगा अपने जीवन में, कम से कम नहीं तो एक बार ज़रूर। ये तीर्थ स्थान बन गया। मैं भी आज तीर्थ स्थान के रूप में ही आई थी। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रामलला का दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अयोध्या पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अयोध्या आना मेरे लिए हर्ष का विषय है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंचा हूं और इस समय राम मंदिर बन रहा था। उस समय भी मैं अयोध्या आया हुआ था और उससे पहले कार सेवा में भी 3 बार मैं अयोध्या आ चुका हूं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा हूं और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर इशारों में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मेरे लिए बहुत ही एक हर्ष का पल है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पहली बार अयोध्या आ रहा हूं। जिस समय मंदिर बन रहा था उस समय मैं आया था और उससे पहले कार सेवा में भी मैं 3 बार आया था, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ आने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब अच्छा ही होगा। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से विद्युत उपकेंद्रों पर लगे ट्रांसफार्मर तेजी से हीट कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए हर आधे घंटे में संविदा लाइनमैन पानी से ठंडा करने की जुगत में लगे हुए हैं। उन्नाव जनपद के विद्युत उपकेंद्र हसनगंज पर लगे ट्रांसफार्मर पर विद्युत कर्मचारियों द्वारा पानी डालकर ठंडा करने का वीडियो सामने आया। दरअसल भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से बिजली उपकेंद्रों पर लगे ट्रांसफार्मर तेजी से हीट कर रहे हैं और हीट होने से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप होने का खतरा बना हुआ है। कानपुर में एक अधिवक्ता पर जमीन कब्जाने और रकम को बढ़ाने के लिए पैसे हड़पने का आरोप लगाया गया है। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे एक दर्जन लोगों ने थाना स्तर से न्याय न मिलने पर अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की और उनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इच्छा मृत्यु करने की अनुमति प्रदान करें। और पीड़ितों के अनुसार इंद्रवीर सिंह, जिनकी LS मनी मल्टीप्लायर्स नाम से एक कंपनी है और जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का पैसा जमा हुआ था और इसमें करीब, आपको बता दें, जो पीड़िता का आरोप है उनके ही साथी लक्ष्मी नारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पीड़िता रितेश भार्गव ने बताया कि इंद्रवीर वाजपेयी अधिवक्ता होने का फायदा उठाकर कई लोगों के साथ कूट रचित तरीके से फ्रॉड कर चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। क्या नाम है? मेरा नाम वंदना मनी मल्टीप्लायर में अपना पैसा लगाया था, जिसके प्रोप्राइटर लक्ष्मी नारायण थे, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके जो अधिकारी थे, उनकी जो वाइफ थी शिखा शुक्ला, शेखर मिश्रा और जो उनके कार्यकर्ता थे दीपक तिवारी, इंदिवर वाजपेयी, इन लोगों ने सबने मिलकर हम लोगों का पैसा हड़प लिया। जबकि मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेके आए हैं। फिर मेरा सर 6.5 लाख रुपए है, जबकि इसमें और भी लोग ये सब खड़े हुए हैं। किसी का 20 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 30। ये 300 करोड़ से ऊपर का है सर मामला, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही। इंदिवर वाजपेयी का फुल सपोर्ट है पुलिस पे। इंदिवर वाजपेयी कौन है? इंदिवर वाजपेयी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, इसलिए उनका दबाव है। पुलिस ने ये बात हमसे खुद बोली कि इंदिवर वाजपेयी का मेरे ऊपर प्रेशर है। यहाँ पर किस लिए आए हैं? मेरा पैसा जो है LNS मनी मल्टीप्लायर में लगा और उन्होंने बोला था कि मैं शेयर में जो प्रॉफिट होगा मैं दूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण शुक्ला के जिंदा रहते मैंने उनको बोला कि भैया आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मुझे काम है। ये लोग डिफॉल्ट कर गए, नहीं पैसा दे रहे थे। इन लोगों का हड़पने का पैसा इच्छा ही था। इसके बाद ये मर गए, किस तरीके से मरे हमको नहीं पता चला। इसके बाद इसमें 3 लोग अभी हैं जो जिंदा में हैं, दीपक तिवारी, और अभी एक गिरफ्तार हुए हैं। अभी ACP यहाँ थे अमरजीत शाही,
और तीसरे लोग हैं इंदिवर वाजपेयी जो सबूतों को मिटाया है, और एक व्यक्ति इसमें लक्ष्मी नारायण थे, वो खत्म हो गए, और एक वैश्य साहब थे, वो खत्म हो गए। कितना पैसा है और ये क्या कंपनी भाग गई है या फिर बंद हो गई? ये कंपनी बनी नहीं थी, ये प्रोप्राइटरशिप में कंपनी थी। एक फर्जी कंपनी इन लोगों ने बनाया था, जो इस्टेब्लिश इन्होंने किया था, जिसके नाम पे ये पैसा लेते थे, उसमें पैसा नहीं। अमरोहा के गजरौला इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर मैनेजर की पिटाई कर दी और फैक्ट्री परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना कैद हुई, जिसमें दर्जन भर दबंग लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, मैनेजर को बेरहमी से पीटते हैं और इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने पीछा किया तो दबंगों ने हवाई फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने घायल मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। गजरौला के औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। झांसी में एलिट सिपरी मार्ग पर स्थित एस बैंक के भीतर वाले कमरे में आग लग गई और जानकारी मिलने पर नवाबाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। अंदर काफी धुआं भरा हुआ था और इसी बीच दमकल के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पहले तो शीशे तोड़े और अंदर दाखिल होकर आग पर काबू पाया। सूचना मिली थी कि एलाइट चौराहे पर येस बैंक में आग लगी है, तो तुरंत हमारी एक मेन फायर स्टेशन से और एक सिपरी बाजार से 2 गाड़ियां हमारी तत्काल प्रस्थान की और देखे हम लोग कि पूरा धुआं भरा था, तो सीसीआर से बताकर विद्युत कटवाया गया। उसके बाद आग को बुझाना हम लोग प्रारंभ किए और पूर्ण रूप से आग बुझा दिए। इन लोगों की स्प्रिंकलर वगैरह की व्यवस्था ये लोग करते नहीं है, ये लोग को करना चाहिए। किसको किसको विभाग जो है बंद करवाए। और विद्युत का मेन इनका काफ़ी अंदर था, उसको हमारे विभाग द्वारा अभी उसको कटवाया गया, तो पूरा धुआं से भरा हुआ था। फिर उसको आग पर काबू हो गया, आग पर पूर्ण रूप से काबू हो गया है। हमारे दरोगा जी और हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत किया, आग को बढ़ने नहीं दिया, पूरे बैंक को बचा लिया गया, अगल बगल भी बचा लिया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने शहर के मंगलम मैरिज हॉल में वार्ता की और पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग संस्कार विहीन होते हैं। अखिलेश की जनसभा में उनके पार्टी के कार्यकर्ता की बैरिकेडिंग तोड़कर अव्यवस्था फैलाने का भी काम करते नजर आए। और इसमें करीब करीब देश के इस आम चुनाव की तस्वीर एक साफ हो रही है कि ये चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार 2024 का चुनाव हम भारत में केवल एक सत्ता बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ स्पष्ट एजेंडा है, हमारा एक देश को संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। दिल्ली में एक तरफ तापमान रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जल संकट का खतरा भी मंडरा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी चरम पर है, तो अब दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे समय पर भी राजनीतिक दल इसे लेकर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। समस्या का समाधान यानी कि समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, समाधान नजर नहीं आ रहा और अब दिल्ली में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को 2000 रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से कई इलाकों में पानी की कमी होने लगी है, जिसकी वजह से अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि जो भी पानी की बर्बादी करे उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए।
ये जुर्माना कारों को धोने के लिए होज का इस्तेमाल करने, पानी की टंकियों के ओवरफ्लो होने और निर्माण और कॉमर्शियल पर्पज के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल करने पर लगाया जाएगा। जल मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी की बर्बादी रोकने के उपायों को लागू करने के लिए शहर भर में तुरंत 200 टीमें तैनात करने का निर्देश दिया है। हालांकि पानी की समस्या से प्रभावित इलाकों के लोगों का कहना है कि वे सिर्फ अभी से नहीं बल्कि कई दशकों से पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। यहाँ तो हो गए 30 साल हो गए टैंकर आते आते। 30 साल से तो मैं रह रही हूँ यहाँ पे, टैंकर ही आ रहा है यहाँ पे। एक टैंकर से कैसे काम गुजारा कर लेंगे। ये आज के टैंकर नहीं है, ये कम से कम 10 साल हो गए इनको ऐसे ही आते आते। और इसके बारे में क्या बोले बताओ। हमको जो ये कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जो क्या कहते हैं आएगा सब्जी का सब बोलते हैं आगे पानी आएगा, चुनाव हो रहा है तो सब पानी आ रहा है। आम आदमी बोले से बीजेपी बोले सब बोल रही है। अब कह रहे पानी नहीं है, भेजेंगे एक टैंकर भेजेंगे। कौन से हिसाब से कौन से वोट गिरवा दी, एक टैंकर भेजेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा सरकार 1 मई से अपनी नहरों से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ रही है। अंबाला में इन दिनों आग उगलती गर्मी के चलते तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। बाजार सूने पड़े हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों में पूरा दिन पंखे, कूलर और एसी चलाए रखते हैं और जिसकी वजह से बिजली की खपत भी बढ़ी है। आंकड़ों की बात करें तो अंबाला में बिजली खपत इन दिनों पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है और हर रोज बिजली की खपत 95 लाख यूनिट पार कर रही है। की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है। अभी तक कोई इस तरह से कोई गाइडलाइन नहीं है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है कि भी पावर कट लगाना है। अगर कोई लोकल लेवल पे कोई कट लग रहा है ब्रेक डाउन की वजह से हो सकता है। जैसे रात कोई प्रॉब्लम आई है, कोई पेड़ गिर गए थे, पेड़ के गिरने से रात प्रॉब्लम आई है कुछ एरिया जगाधरी गेट के और सुल्तानपुर एरिया। अदरवाइज ऐसा सच कोई भी अंबाला सिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सब कंफर्टेबल चल रहा है और सारा सप्लाई पोजीशन अंडर कंट्रोल है। तकरीबन हमारी अगर पिछले साल के कंपैरिजन में करूँ तो 45% कंजप्शन बढ़ गई है। गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे है और बहुत अर्ली है, तो इसकी वजह से हमारी डिमांड है वो तकरीबन 45% ज़्यादा बढ़ गई है। पटियाला संसदीय क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी एनके शर्मा ने पटियाला ग्रामीण के एक प्रमुख क्षेत्र त्रिपड़ी में दुकानदारों से संपर्क किया और डोर टू डोर अभियान के माध्यम से वोट मांगे हैं। एनके शर्मा के साथ पटियाला देहाती प्रभारी जसपाल सिंह बिट्टू चड्ढा और शहरी प्रभारी अमरेंद्र सिंह बजाज, शहरी अध्यक्ष अमित राठी और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। दुकानदारों के पास जाकर एनके शर्मा ने उनसे अपील की कि इस आम आदमी पार्टी सरकार के राज्य में व्यापारी, उद्योगपति, रियल एस्टेट कारोबारी समेत आम आदमी पूरी तरह परेशान है और ये भी कहा कि आप सरकार आम लोगों की चिंता करने के बजाय केवल अरविंद केजरीवाल के हितों की रक्षा करने और आपका खजाना भरने पर जोर दे रही है। इस तरह सारी मार्केट डोर टू डोर घूम रहे हैं। अज मैं पहला त्रिपड़ी च रोड डोर टू डोर कराया, उस तो बाद नाभे करके आया, हुण पटियाले दे अंदर सारे नौजवानों नाल आ रोड शो कर रहे हैं डोर टू डोर। अज तुसीं मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस करी आ PSPSCL दे 7500 करोड़ रुपया, केजरीवाल दे 7500 करोड़ रुपये की ठगी केजरीवाल ने PSPCL च करी है। मैं सबूता समेत खुलासा कराया, पैसे सीधे दिल्ली के एक ठेकेदार के पास जा रहे हैं। जोड़ा पोल हरियाणा 2500 का खरीदा, ये 5300 रुपये का खरीद रहे हैं। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में पंजाब की जनता ने 2 साल पहले एक बड़ा फतवा दिया था और इसको लेकर राजपुरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे और पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। राजपुरा में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराने में सफल रही और आप प्रत्याशी नीना मित्तल विधायक बनी और विधायक बनने के 1 साल बाद विधायकों ने अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट
पेश की और 29 मई को विधायक ने जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, वहीं अपने दूसरे साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, जिनमें से उन्होंने कहा कि जनता को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देने वाले पंजाब के पहले विधायक हैं। ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। उधर जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर रांची एसडीएम ने थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर बेलपुरा स्थित 3 मंजिला मकान पर छापेमार कार्रवाई की और फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया। अस्पताल गोविंद प्रसाद राय और उनकी पत्नी सीमा राय चल रही थी और प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर लापरवाही यहां पर देखने को मिली। करीब 3 घंटे तक कार्रवाई नहीं की गई और फिर बाद में अस्पताल को सील कर दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने देखा कि यहां पर जो अस्पताल चल रहा था उनके पास ना तो डिग्री थी और ना ही समुचित व्यवस्थाएं जो कि एक अस्पताल में होनी चाहिए। जांच में यह भी पाया गया कि गोविंद प्रसाद राय ने बोर्ड में जो अपने आप को MBBS डॉक्टर बता रहे हैं उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी और गोविंद प्रसाद राय की पत्नी सीमा राय के पास आयुर्वेदिक डिग्री थी, लेकिन वो एलोपैथिक के नाम पर मरीजों का इलाज कर रहे थे। जी डिपार्टमेंट की टीमें और हमारी जो रेगुलर टीमें भी जांच कर रही है, उन्होंने कई सारे नर्सिंग होम्स की जांच की है, कुछ जगह गड़बड़ी पाई है, वहाँ पर कार्रवाई हुई है। उसका भी रिव्यू मेरा नहीं हो पाया है, ये हम जून के फर्स्ट वीक में रिव्यू करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते। दल गठित की गई थी, विभिन्न संस्थानों की जांच की जाने हेतु। इस संबंध में बुधवार को हमारी ड्यूटी थी। हमारी टीम बिलपुरा स्थित राय क्लिनिक पर गई और वहाँ पर क्लिनिक का जांच किया गया। क्लिनिक में एलोपैथिक दवाइयों का इलाज किया जाना पाया गया और उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि एलोपैथिक दवाइयों का इलाज कर सकें। तो और भी अन्य चीज़ें थी, वहाँ पर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं था और 5 बेड लगे हुए पाए गए। इस आधार पर और भी अनियमितताएं पाई गई तो उस क्लिनिक को सील किया गया। बढ़ते आगे और भीषण गर्मी के कारण देश के 150 प्रमुख जलाशयों का पानी महज 24% रह गया है। बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है और देश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। बुधवार को दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा सबसे ज्यादा यानी कि 52.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। जानलेवा गर्मी से कैसे बचे और कैसे अपना ख्याल रखें, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बुधवार को दिल्ली का तापमान अब तक का सबसे ज्यादा 52.3 डिग्री सेल्सियस मुंगेशपुर में दर्ज किया गया। दिल्ली के आधिकारिक मौसम केंद्र सफदरजंग में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली के बाहरी इलाके मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ में पारा 49 डिग्री को पार कर गया। भीषण गर्मी की मार महज दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में उत्तर और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा है। Most of the northwest India, including Delhi and NCR, are reeling under severe heat wave conditions since last many days. Reason being that the weather is almost dry, there is no weather system, there is no western disturbance, no cyclonic circulation, no pre-monsoon activities over Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan and adjoining areas. And winds are westerly. Hot and dry winds from Balochistan, Sindh and Thar Desert are blowing across Delhi and NCR and most parts of northwest India since last many days. These hot and dry winds are responsible for increasing the temperature. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में भीषण गर्मी के लिए कई वजह जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कों से गर्मी बढ़ रही है। इसके अलावा बदलता मौसम, मसलन ड्राई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उच्च दबाव की वजह से गर्मी बढ़ रही है। कल काफ़ी जगह के जो टेम्परेचर्स हैं
ऑल टाइम रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ, दिल्ली का भी, एक आधे स्टेशन उत्तर प्रदेश का भी। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, हमारा अनुमान ये है कि आज से जो है हवाएं अरबियन सी से आ रही हैं, उसके प्रभाव से क्या रहेगा, जो टेम्परेचर से ग्रेजुअली फॉल होंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसके अलावा और भी है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसका प्रभाव आने वाले 3-4 दिन वेस्टर्न हिमालय रीजन में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहेगा और प्लेन्स पे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट रहेगा, लाइट रेनफॉल हो सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है आज के लिए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट दे रखा है और डे 2 के बाद हमारा अनुमान के हिसाब से टेम्परेचर कम होने चाहिए और इसके लिए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है और स्लोली हम इसको हीट वेव का हमारा अनुमान है कि अवेट हो जाएगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टर दिन के वक्त घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर संभव हो तो गर्मी के वक्त घर से ना निकलें। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो लगातार पानी पीते रहें। तो भीषण गर्मी से उत्तर भारत में त्राहिमाम मचा हुआ है और यूपी, राजस्थान और दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है और मंगलवार को लू की वजह से हालात खराब हो गए। चूरू में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, यानी कि 50.5 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान और सावान से 7.5 डिग्री ज्यादा है। दुनिया भर के मौसम विभाग के कार्यालयों में कैसे दर्ज किया जाता है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में मंगलवार को लू की वजह से हालात खराब हो गए। चूरू में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शहर में दिन के वक्त पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस और झुंझुनू में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि राज्य में कई राज्यों पर लोगों ने अपने खुद के थर्मामीटर का इस्तेमाल कर ज्यादा तापमान दर्ज किए जाने की बात कही। हालांकि जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने इसे कुछ इस तरह से समझाया। मौसम विभाग द्वारा तापमान का जो आंकड़ा दिया जाता है, ये सतह से 1.25 मीटर ऊंचाई पर हवा का तापमान है, न कि किसी सतह का। अब यदि हम किसी सतह का या सरफेस का टेम्परेचर दोपहर के समय मापेंगे, चाहे वो रेत का यदि तापमान देखें या कोई मेटल की बॉडी है या कोई गाड़ी के, यदि मान लीजिए गाड़ी के सरफेस के मेटेलिक पार्ट का यदि हम टेम्परेचर देखें या कोई रोड पर यदि आप लगा के देखें, डामर रोड पर, दोपहर में सूरज की रोशनी से वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और हवा की तुलना में जो है वो उसका तापमान ऑलवेज जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो सकता है। तापमान मापने के लिए जमीन से करीब 4 फीट ऊपर खास डिब्बा बनाया जाता है, जिसमें 4 खास थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई बल्ब थर्मामीटर हवा का तापमान रिकॉर्ड करता है, जबकि वेट बल्ब थर्मामीटर नमी को मापता है। तीसरा थर्मामीटर अधिकतम तापमान और चौथा न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करता है। 4 थर्मामीटरों को इस तरह से रखा जाता है कि सीधी धूप उन पर ना पड़े। निदेशक के मुताबिक दुनिया भर के मौसम कार्यालय इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से दर्ज किए गए डेटा को ही मौसम वैज्ञानिक सही मानते हैं। तो देश के मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी की वजह से जम्मू कश्मीर गुरेज घाटी सैलानियों से गुलजार हो रही है, लेकिन गुरेज घाटी का तापमान मैदानी इलाकों के मुकाबले बहुत कम है और इस वजह से ज्यादा गर्मी वाले इलाकों से आने वाले जो लोग हैं यहाँ राहत महसूस कर रहे हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख भी कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 500 से 600 पर्यटक रोजाना गुरेज घाटी पहुंचते हैं। जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग ठंडे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी इन दिनों पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर गुरेज घाटी श्रीनगर से करीब 130 किलोमीटर दूर है। बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। गुरेज घाटी का तापमान मैदानी इलाकों के मुकाबले बहुत कम है। इस वजह से ज्यादा गर्मी वाले इलाकों से आने वाले लोग यहाँ राहत महसूस कर रहे हैं।
ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बिल्कुल भी यहाँ पे गर्मी नहीं है। जो हाँ, श्रीनगर में जो गर्मी है वहाँ के मुकाबले यहाँ बहुत ठंडा है, बहुत ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी है, बहुत अच्छी वैली है। गुरेज वैली बहुत अच्छा है और लोगों को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी कुछ इनकम होनी चाहिए, अच्छी जगह है और मैं सभी से कहूँगा यहाँ आना चाहिए। इट्स अ गुड प्लेस। श्रीनगर हम पहुंचे 33 डिग्री टेम्परेचर था, तो लगा नहीं था कि आइस हमें मिलेगी, बट इन्होंने कोई यूट्यूब चैनल सर्च किया होगा तो वहाँ पे गुरेज नाम की चीज़ देखी, तो फिर यहाँ से होते हुए हम गए। सीरियसली सो ब्यूटीफुल, मतलब इतनी आइस मिली है कि मैं तो एक्सट्रीम खुश हूँ। और गुरेज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई थिंक सबको जाना चाहिए गुरेज। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 500 से 600 पर्यटक रोजाना गुरेज घाटी पहुंच रहे हैं। ये इलाका उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले का हिस्सा है। सीधे पंजाब लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन दिल्ली में दोनों एक दूसरे की पीटी करके गाली दे रहे हैं। पंजाब में आकर के लूटे और पंजाब को बर्बाद करने के लिए दोनों ने गठजोड़ कर दिया। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम पार्टी का जो गठबंधन है पंजाब में, ये पंजाब को पुराने दौर की कुछ चेष्टा का हिस्सा है। ये पंजाब के अंदर गुरु भूमि को फिर से ये लोग आतंकवाद की ओर धकेलने की साजिश कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने माफिया पाले हुए हैं। कहीं माइनिंग माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कैटल माफिया, कहीं ड्रग माफिया। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में भी माफिया इसी प्रकार से हावी थी। 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कैसे इसको आप ठीक करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 25 करोड़ की आबादी का राज्य, वहां पर पहले सिखों के खिलाफ दंगा होता था सहारनपुर में, इसी प्रकार से जगह जगह दंगे होते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में आपने देखा होगा आज तो पंजाब के ढेर सारे ट्रांसपोर्ट यूपी होते हुए जाते होंगे। आज आप देखते होंगे यूपी में कोई वसूली नहीं होती उनसे, कोई लूटपाट नहीं होती उनसे, यूपी में दंगे समाप्त और माफिया भी यूपी की मिट्टी में मिल गए। अब यूपी में माफिया नहीं, अब यूपी में महोत्सव होता है। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदानी दिवस, वीर बाल दिवस, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपोत्सव, देव दीपावली, रंगोत्सव, ये आज यूपी की पहचान बन गई है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ये पंजाब को अराजकता की ओर ले जाने की साजिश का हिस्सा है। इसको पूरी तरह खारिज कराने के लिए ही आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो यहां पर सुभाष शर्मा जी को अपने बुलडोजर का चाबी देने के लिए आया हूं कि भाई पंजाब के अंदर जीत के जाइए, अगली सरकार बीजेपी की बनाइए और बीजेपी की सरकार पंजाब में बनाइए और जितने बुलडोजर चाहिए मैं यूपी से भेज देता हूं, हमारे पास उसकी विशेषज्ञता है। तो पंजाब के आनंदपुर साहिब से आप सुन पा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। इसी के साथ देश की बात में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।